ये क्वेश्चन इसी साल CBSE 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आप आज का लेक्चर पूरा देखते हैं तो आप सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और यह है हमारा लेक्चर नंबर 9 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कि नमक का यूज़ कर करके हम कौन कौन से केमिकल्स को बनाते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स को जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और आज का जो लेक्चर है, ये 9th लेक्चर, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। मतलब आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले एक और छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस चैप्टर के PDF नोट्स और प्रैक्टिस शीट दोनों डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लगा दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो हमारा आज का पहला जो केमिकल है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। पर ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए ना कि ब्लीचिंग क्या होता है। तो ब्लीचिंग जो ये शब्द है ना, ब्लीचिंग मतलब ये हम लोग सुनते ही रहते हैं, जैसे कि कपड़ों में ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग कपड़ों में ब्लीच किया जाता है। क्या होता है ना कि जब हमारे कपड़ों पे वाइट कलर का कपड़ा है या किसी भी कलर का कपड़ा है, अगर उसमें कोई दाग लग जाता है, सब्जी का दाग लग गया, किसी भी चीज़ का दाग लग गया जो नॉर्मल डिटर्जेंट और सोप से साफ़ नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लीचिंग होता है, ब्लीच वगैरह करके आते हैं बहुत सारे कपड़े धोने वाले सिस्टम, उनसे हम लोग उसे साफ़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, तो एक्चुअली में ब्लीचिंग की प्रोसेस क्या है। ब्लीचिंग की प्रोसेस अगर तुम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट समझने जाओगे ना ब्लीचिंग की प्रोसेस का, तो ब्लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के कलर को लाइट कर देते हैं या फिर वाइट बना देते हैं कलर को केमिकल का यूज़ करके, उसी को ब्लीचिंग बोलते हैं बस। तो यही हमारी ब्लीचिंग की प्रोसेस है जो मैं लिख के लाया हूँ। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं तुम्हें समझाने के लिए लेके आया हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर्स और स्टेन्स फ्रॉम अ मटीरियल टू मेक इट लाइटर और वाइट कलर यूजिंग केमिकल्स। वही है कि किसी भी सब्सटेंस के कलर को लाइट कर देना या फिर वाइट बना देना, उसी को ब्लीचिंग बोलते हैं। और एक और चीज़ आती है हमारे सामने, और वो होता है हमारे सामने ब्लीचिंग एजेंट, कि जो भी केमिकल या सब्सटेंस हमने यूज़ किया है ब्लीचिंग की प्रोसेस के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा बना के दिखाऊं तो सबसे पहले आती है हमारी ब्लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, ब्लीचिंग एक प्रोसेस है। ब्लीचिंग के बाद आता है हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट, जिसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग करने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग एजेंट, आज जो हम केमिकल पढ़ेंगे ना, हाँ, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो आज हमें पढ़ना है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, बस इतना तो मैं समझाना था। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ब्लीचिंग जो शब्द है, बेर इसे बार बार इसे देखकर मुझे पता है, एक हमारा एनिमे है ब्लीच करके, वो मैंने देखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया एनिमे है। उसका भी फाइनल सीज़न आने वाला है, तो काफ़ी बढ़िया एनिमे है, देखना जाके, अगर नहीं देखा है तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा मैं तो अब आओ शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी भी बेसिक नॉलेज देखने वाले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, फार्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका फार्मूला होता है CaClO का होल ट्वाइस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। अगर कहीं पे ये क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है, बट इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब मुद्दे की एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला जिस तरह से लिखा हुआ है ना, CaClO का होल ट्वाइस, तो मैं भी इसी तरह से लिखना है, क्योंकि NCERT में इसी तरह से लिखा हुआ था कई बुक्स में, और मैंने देखा है कई टीचर्स भी ऐसे लिख देते हैं इस चीज़ को, CaOCl2 ये। ठीक है, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर तुमने मान लो कि ये सेकंड वाला फार्मूला लिख दिया अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में और तुम्हारे टीचर ने नंबर काट दिया, तो तुम उस पर बहस नहीं कर पाओगे, टीचर से लड़ नहीं पाओगे कि सर मेरा आंसर सही है, सही कर दीजिए। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि NCERT में इस तरह से मेंशन नहीं है। NCERT में इस तरह से ऊपर वाला मेंशन है। तो आपको जिस तरह से ऊपर वाला मैंने मेंशन किया है येलो कलर से, उसी तरह से आपको मतलब
एग्ज़ाम में या किसी भी स्कूल का टेस्ट हो, कहीं भी हो, आपको इसी तरह से जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaClO का होल ट्वाइस इसी तरह से लिखना है, आपको क्लोरीन के साथ 2 को नहीं लगाना है। बस इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वही है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है और ये क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि पहले हम किसी केमिकल को देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी प्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उसके यूजेस को देखेंगे। तो अब हम इसका प्रोडक्शन और प्रिपरेशन देखने वाले हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो क्या है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। इसे बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। हमें स्लैग्ड लाइम लेना है। स्लैग्ड लाइम का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्लोरीन गैस को पास कराना होता है। अगर हम ये करा देंगे तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो आओ अपन लोग इसकी रिएक्शन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास है स्लैग्ड लाइम। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई? क्लोरीन गैस से। क्या मिला हमें मिलेगा अपना ब्लीचिंग पाउडर CaClO का होल ट्वाइस, ठीक है। क्लोरीन गैस मिलेगी और दूसरी चीज़ हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशन की हमारी इक्वेशन है। इस तरह से ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बस इतना ही है, इसमें इतनी ही रिएक्शन थी और कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट इसकी स्टेट्स वगैरह थी और जो भी चीज़ें थी, स्टेट्स वगैरह भी NCERT में मेंशन नहीं है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे अपन लोग इसके नेम डाल देते हैं फटाफट से। ये हमारे पास सिलेक्ट रहा है। अब ये जो सॉल्ट वाला टॉपिक है, ये चीज़ तुम लोगों ने नोटिस करी होगी कि ये जो सॉल्ट वाला टॉपिक है इसमें थोड़ा ना रटने वाली एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, समझने वाली चीज़ें कम है। अगर कोई रिएक्शन भी आती है तो वो तुम्हें एज इट इज़ ऐसे याद करनी पड़ेगी और उसका कोई लॉजिक नहीं है कि तुम इसका इससे रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और फिर चाहे हम कोई सा भी एसिड ले लें, कोई सा भी बेस ले लें, इन सब की रिएक्शन करा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड रिएक्शन है। जो रिएक्शन है तुम्हें वही याद करनी है और एग्जाम में आती है तो तुम्हें वही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये बन गया। इसे हम लोग नेम डाल देते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये हमारे पास स्लैग्ड लाइम है। अच्छा, तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर में डिफरेंस बताया था। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, CaOH का होल ट्वाइस। याद है किसी को क्या डिफरेंस होता है? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कितना? CaClO का होल ट्वाइस जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा इसी ब्लीचिंग पाउडर का ही नाम है, ये तो हमें पता ही है, ये वाटर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्लैग लाइम। अब अपन लोगों ने ना इसकी प्रिपरेशन देख ली। अब आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। अब देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये एक वाइट पाउडर होता है जिसमें से क्लोरीन की बहुत ही तीखी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। बस क्योंकि अब देखो याद ही करना पड़ेगा यार। मैं तुम्हें मतलब कई बार बता चुका हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ कि जो चीज़ें एज इट इज़ रटने वाली हैं उन्हें तुम्हें ऐसे याद ही करना पड़ेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का पाउडर होता है और उसमें से क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। और इस पॉइंट को ना एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज़ कर सकता है कि अ वाइट कलर पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अगर उसने इस तरह का पॉइंट डाल दिया तो तुम्हें मतलब जानना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि हम ब्लीचिंग पाउडर की क्वेश्चन में बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या? इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कोल्ड वाटर में मतलब घुल जाएगा, नॉर्मल वाटर में नहीं घुलेगा, सिर्फ कोल्ड वाटर में घुलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन गैस बना लेता है। कैसे करता है आओ देखते हैं। हम लोगों ने अपना ब्लीचिंग पाउडर ले लिया CaCl2, क्या हो रहा है, CaClO का होल ट्वाइस प्लस हमने इसकी रिएक्शन कराई डाइल्यूट। ये यहाँ पे दिल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आएगी वो क्लोरीन गैस आएगी और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आएगी वो हमारा वाटर H2O आएगा।
ये रिएक्शन है, इस तरह से देख लेना। ये सिमिलर रिएक्ट करता है, मतलब कि डाइल्यूट एसिड से तुम इसकी रिएक्शन HCl से भी करा सकते हो, HNO3 से भी करा सकते हो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यही देखो, ये तो बनेगा हमारे पास, क्लोरीन तो सब में बनेगी, ठीक है। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। एक और बात बता देता हूँ, मेरे घर के पीछे इधर काम चल रहा है, तो अचानक बैकग्राउंड में कोई मशीन की नॉइज़ आने लगे तो थोड़ा संभाल लेना यार उससे थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में और रिएक्ट करता है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो ये हमारा क्लोरीन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं आगे हैं इसके यूज़, कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी और वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्री फॉर रिमूविंग स्टेन्स। वही है, सबसे पहला तो यूज़ यही होता है ब्लीचिंग पाउडर का, जो नॉर्मल यूज़ हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं वो यही है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कपड़ों से जो दाग धब्बे हैं या डर्ट है उसे निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला यूज़ तो यही हो गया। सेकेंड यूज़ क्या है, एक सेकेंड, क्या इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जैसे कि क्या है ना कि हम लोगों ने क्लोरीन का यूज़ देखा था, तो क्लोरीन भी क्या कर रही थी कि वो सेम काम कर रही थी। हमारा जो टैप वाटर होता है, जो हमारा नगर पालिका वाली टंकियाँ वगैरह होती हैं, उनके अंदर क्लोरीन का डाला जाता है वाटर को सप्लाई को साफ़ करने के लिए। अब क्योंकि ये जो है ना ब्लीचिंग पाउडर, इसमें भी क्लोरीन होती है, अच्छी खासी मात्रा में होती है, और ये सिमिलरली थोड़ा थोड़ा क्लोरीन जैसा ही बिहेव करता है, तो इसीलिए इसे भी यूज़ कर लेते हैं वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, जो भी उसमें बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स वगैरह हैं उन्हें मारने के लिए, ठीक है। तो बस सिंपल सी इतनी सी चीज़ है, इसी के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है, इसे भी देख लेना। आगे क्या, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। जो वूल होता है ना हमारा, जो शीप से मिलता है, उसको भी यूज़ करते हैं कि ये वो श्रिंक, मतलब कि सिकुड़ ना जाए, ठीक है, अनश्रिंकेबल बना देते हैं जिससे कि वो सिकुड़ ना जाए। बस इतना सोच लो, अनश्रिंकेबल का मतलब वही है, उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सा यूज़ है, देख लेना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कंप्लीट होते हैं। अब अपन लोग चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल पे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका फार्मूला लिखना देख लेना कैसे लिखा जाता है। बाद बाकी फिर हमने इसकी प्रिपरेशन देखी, प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, और हमने इसका यूजेस भी देख लिए। अब अपन लोग चलने वाले हैं आगे। मैं इतना फास्ट, मतलब ज़्यादा चीज़ों को इसलिए नहीं डीपली जा रहा हूँ क्योंकि इसमें डीप जाने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हें इसमें क्या समझा दूँ, जो चीज़ है, जो लिखी है, वही तुम्हें पढ़नी है, और वही मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो तुम समझ लो कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा, चाहे सिंगल मार्क का आ जाए, 2 मार्क का आ जाए, 3 मार्क का आ जाए। जितने ज़्यादा मार्क्स का आ जाएगा उतना ही तुम्हारा फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक होता है। बट यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। देखो इस चैप्टर के ना, अगर मैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा वैसे तो मैं देखो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इतना बताता नहीं हूँ, पर मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ किया है उसके बेसिस पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो नंबर 1 पे हमारा एसिड प्लस बेस की जो रिएक्शन थी, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता था, वहाँ से क्वेश्चन मतलब मोस्टली आ जाता है एग्जाम में। दूसरा टॉपिक ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, यहाँ से भी तुम ये समझ लो कि 90% क्वेश्चन सेट होना है एग्जाम में। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। अब आओ शुरू करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका जो नेम होता है, जो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हमारा जो क्या मतलब कॉमन नेम है। अब सवाल ये भी आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा कैसे। तो इसके पीछे की वजह ये है कि ये पहली बार पेरिस के अंदर बनाया गया था। एक चीज़ होती है, एक नेचुरली स्टोन पाया जाता है जिसे जिप्सम बोलते हैं। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो उससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यही मिलता है, ठीक है। तो पहली बार उस जिप्सम को पेरिस के अंदर ही हीट करके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था, तो इसीलिए वहीं से इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लोग POP भी बोलते हैं। अब इसके केमिकल नेम की बात कर लें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है बट कुछ नहीं कर सकते। अब इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट तो हमको पता ही है, CaSO4 है। बट हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, तो हाफ H2O, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है CaSO4.12H2O, इसी तरह से तुम्हें पढ़ना है। इट इज़ कॉमनली नोन एज POP, हम लोग इसे शॉर्ट में ना POP भी बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इतनी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मान लो कि अगर यहाँ से मैं तुम्हें पहले बता चुका, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इन मतलब कि इसका केमिकल नेम
और फार्मूला मेंशन करोगे ना तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, इतने का ही, इतने का तुम्हारा 1 मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास इसका फार्मूला। अब बात करते हैं इसकी भी प्रिपरेशन की कि ये बनता कैसे है, इसे बनाया कैसे जाता है, ठीक है, प्रिपरेशन की। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड केयरफुली इन कंट्रोल्ड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, देन इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब क्या है, हमें जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, पहले जिप्सम को ही देख लेते हैं। जिप्सम भी सेम है, जिप्सम में भी कुछ भी नहीं है अलग, ठीक है। इसका ये रखा हमारा जिप्सम। अगर मैं तुम्हें इसके फार्मूले की बात करूं, इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, बस इतना ही होता है। दोनों का फार्मूला देख लो, इसमें सिर्फ हाफ H2O है, इसमें 2H2O है, ठीक है। ये जिप्सम का फार्मूला है। और इसका अगर तुम नेम पढ़ने जाओगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलते हैं इसका नाम, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका नेम होता है जिप्सम का। आगे लिख देंगे, अभी आगे मेंशन कर देंगे, बट अभी के लिए इतना देख लो। तो ये जिप्सम है। और जब हम इसे हीट करते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अपना 3/4 वाटर, जो मतलब क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं तुम्हें पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज भी हम पढ़ेंगे, अभी इसी टॉपिक के बाद है हमारा टॉपिक। ये जो केमिकल फार्मूले के बाद डॉट करके जो मल्टीप्लाई में लगे होते हैं ना जितने भी मॉलिक्यूल्स, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 2 में से 3/4 मतलब हाँ 3/4 वाटर मॉलिक्यूल्स अपना लूज कर देता है, ठीक है। तो जब ये 3/4 अपना वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, तब जाके ये हमारा वो बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा। कैसे होता है, आओ इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया जिप्सम, हमारे पास है CaSO4.2H2O, ठीक है। अपन लोगों ने इसे क्या किया, हीट किया, हीट टू 100 डिग्री, कितना किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक किया। यहाँ पे तुम नीचे ये भी मेंशन कर सकते हो 373 केल्विन तक इसे ले गए टेम्परेचर को। जब तुम इसे करोगे इतना हीट, तो ये क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल्स था 1/2 H2O इधर आ जाएगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ बनी हमारे पास, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। ये क्या था, ये हमारे पास जिप्सम था। चलो मैं इसका नेम मेंशन कर देता हूँ। एक तो इतने बड़े बड़े नेम है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, अभी तक नेम ही चल रहा है, ठीक है। ये पूरा नेम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसको मैं POP डाल देता हूँ शॉर्ट में। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब अगर तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस कर ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो तुम्हें करनी चाहिए। यहाँ पे देखो हाफ H2O बन रहा है। जब मैंने तुम्हें बेसिक्स ऑफ साइंस में पढ़ाया था, जब हमारा पहला ही लेक्चर लिया था, उसी में तुम्हें बताया था कि ये जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। तो एक चीज़ होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसे मतलब कि बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का, ये तो लॉजिकल चीज़ है कि तुम कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, आधा प्रोटॉन देख सकते हो। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर प्रोटॉन होगा तो वो पूरा होगा, नहीं होगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, एटम कभी भी आधा नहीं हो सकता है, होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। पर यहाँ पे देखो वाटर का जो मॉलिक्यूल है हाफ H2O लगा हुआ है। हाफ H2O प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम रियल लाइफ में जाओगे तो हाफ H2O जैसी कोई भी चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। 1 H2O हो सकता है, 2 H2O हो सकते हैं, 3 H2O हो सकते हैं। मतलब कि समझ रहे हो ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर्स में होते हैं। ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, ना ही कभी निगेटिव में हो सकते हैं, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ना ही कभी पॉइंट में हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये देखो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये फार्मूला ना हम लोगों ने थ्योरेटिकली बनाया है, पर एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, कैसा होता है, आओ वो देखते हैं। क्योंकि हाफ H2O जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, इस यूनिवर्स में ही पूरे में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या होता है हमारे पास है जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। अपन लोगों ने ना इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। इस पूरे जो हमारा है इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए और फिर अपन लोगों ने इसे हीट किया, हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
373 केल्विन। क्या बना हमारे पास, Ca 2 Ca, यहीं से बैलेंस करके चलता हूँ, SO4 डॉट H2O प्लस 3H2O। प्रैक्टिकली जो लैब के अंदर अगर तुम जाओगे जिप्सम लेके और तुम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ें मिलेंगी। ये जो चीज़ हमारे सामने रखी हुई है, जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के, उसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है। और जब हम उसे यूनिटरी मेथड पे ले जाते हैं, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड पे पढ़ते हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं, तो जब हम इसे एक मॉलिक्यूल के लिए रिएक्शन लिखते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल आधा हो जाता है, हाफ मॉलिक्यूल हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसे हाफ H2O लिखते हैं। दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन सही हैं, तुम बोर्ड्स में जो चाहे वो लिख सकते हो, दोनों सही हैं। बट अगर तुम लिखने जाओगे तो मैं तुमसे ये वाली बोलूँगा कि अगर बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुम ये वाली रिएक्शन लिखना, हाफ H2O वाली, क्योंकि NCERT में ये वाली रिएक्शन मेंशन करी गई थी। गलत ये वाली भी नहीं है, बट ये वाली NCERT में मेंशन करी गई थी, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब इस रिएक्शन में ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्या चीज़ है कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन तुम्हें पता ही है क्या होता है। तुमने जिप्सम लिया, जिप्सम को 100 डिग्री पे हीट करके तुमने उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बना दिया, ठीक है। और अगर तुम इस POP बने हुए में वाटर ऐड करोगे, दोबारा वाटर ऐड कर दोगे तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ये हमारे पास है POP, ये हमारे पास था जिप्सम, ठीक है। ये हमारे पास जिप्सम है, ये POP है, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। मान लो कि इधर मैंने जिप्सम लिया, ये हमारे पास जिप्सम है, इधर अपन लोगों ने क्या लिया, मैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिख देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इधर आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया। जब हम लोग जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस, या ठीक है इतना ही लिखते हैं। और जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस जिप्सम बनाएंगे तब अपन लोग क्या करेंगे, तब अपन लोग इसमें H2O ऐड कर देंगे। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने के लिए हमें वाटर ऐड करना है, और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमें 100 डिग्री तक हीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रख लेना। तुम लोगों ने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम लोग जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं तो हम लोग सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को ले जा रहे हैं। हमने यहाँ पे देखो रिएक्शन जब डेफिनेशन देखी थी इसकी, तो उसमें भी मैं एक लाइन लिखी हुई थी। क्या लाइन लिखी हुई है, हीटेड केयरफुली इन कंट्रोल्ड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें सिर्फ कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर ही रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे ऊपर नहीं ले जाना है। तो हमारे दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि क्या हो भैया, अगर हम लोग ना इस टेम्परेचर को 100 डिग्री से ऊपर ले जाएँ तब क्या हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, व्हाट हैपन इफ़ वी हीटेड जिप्सम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, कि जब भी हम जिप्सम को 100 डिग्री से भी ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा। तो क्या होगा आओ देखते हैं। एक्चुअली में जिप्सम क्या है, हमारे पास ये है CaSO4.2H2O है, ठीक है, ये हमारे पास है। और जब हम इसे हीट कर रहे हैं 100 डिग्री तक, तब क्या हो रहा है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, लेकिन सारे नहीं निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, 3/4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ना इसे 100 डिग्री से भी ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ CaSO4 बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और उसे हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट अलग प्रोडक्ट है, और ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये अलग प्रोडक्ट है, दोनों अलग प्रोडक्ट होते हैं। इसीलिए अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए तो हमें रिएक्शन को बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ता है, टेम्परेचर को 100 डिग्री तक ही रखना पड़ता है, 100 डिग्री से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है और देखते हैं। If gypsum is heated above 100 डिग्री सेल्सियस then all of its water of crystallization is eliminated। वही जितना water of crystallization है वो सारा का सारे एलिमिनेट हो जाता है, सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। एंड अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इज फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड डेड बर्नट प्लास्टर। इसे हम लोग बोलते हैं डेड बर्नट प्लास्टर, मतलब कि मरा हुआ और जला हुआ प्लास्टर बोलते हैं। अब ये कॉमन नेम है इसका, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसे वैसे तो केमिकली बोलते हैं अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और बाद बाकी इसका कॉमन नेम हम लोग बोलते हैं डेड बर्नट
प्लास्टर, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए हम लोग इसे जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तो सिर्फ कंट्रोल टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का। अब अपन लोग चलने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आओ देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर, ये हमारा वाइट पाउडर होता है, ठीक है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने शॉर्ट में लिख कर रखा है, हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। क्या होता है ना कि मैं तुम्हें क्या बताया कि जो जिप्सम होता है वो एक स्टोन है, वो एक मिनरल स्टोन है, वो नेचुरली पाया जाता है, उसके बड़े बड़े माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। स्टोन है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। फिर हम लोग उसे क्या करते हैं, उस स्टोन को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। और फिर हम उसे जो स्टोन था हम लोग उसे पीस देते हैं, पीसने का मतलब ग्राइंड कर देते हैं, मिक्सर में डाल के उसका पाउडर बना देते हैं, उसका पाउडर बन गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है ये लाइन, इस लाइन का जो मतलब है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि वो जो पाउडर है जब तुम उसमें पानी मिलाकर कोई शेप में बना दोगे उसे, ठीक है, कोई भी शेप दे दोगे, और जब वो ड्राई हो जाएगा, उसका जो वाटर है वो सूख जाएगा, वैसे ही वो फिर से जिप्सम बन जाएगा। अब जिप्सम क्या था, वो एक स्टोन था, और स्टोन की प्रॉपर्टी है वो हार्ड होता है, तो वैसे ही जैसे ही तुम उसे जिस शेप में बना दोगे वो उसी शेप में जिप्सम बन के स्टोन बन जाएगा, पूरा स्टोन जैसा हार्ड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीओपी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास, वो एक हार्ड मास में बन जाती है ऑन वेटिंग विद वाटर, मतलब पानी से पहले तो तुम जब उसमें पानी डालोगे तो वो एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा, उस पेस्ट टाइप से तुम कोई भी शेप बना दोगे। मान लो कि तुमने कोई डॉल बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो लगभग 1 घंटे 2 घंटे बाद जब वो पूरा सूख जाएगा ना, तो फिर वो डॉल बिल्कुल जिप्सम बन जाएगा, पूरा स्टोन बन जाएगा वो, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है। और अगर तुम यहाँ पे मतलब इसकी रिएक्शन थी तो मैं तुम्हें रिएक्शन भी लिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है हमारे पास। हमें कैसे लेना है, इस बार हम लोग पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये वाली पूरी मैं तुम्हें बताया था, ये रिएक्शन पूरी रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अपन लोग इस बार उल्टा करने वाले हैं, जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन लिखी थी उससे जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अपन लोग इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेने वाले हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अपने पास हाफ H2O है, अपन लोगों ने ना इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, 1/2 H2O मॉलिक्यूल्स अपन लोगों ने इसमें ऐड कर दिए, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा, पिछली बार मैंने रिएक्शन उल्टी लिखी थी, मतलब इसको इधर साइड रखा था, इसको इधर साइड रखा था, बाद बाकी मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है। वही रिएक्शन है कि हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन करा दी है वाटर से, और हम लोगों को जिप्सम मिल गया है। ये अपने पास है पीओपी, मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास है पीओपी, ये अपने पास है जिप्सम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हमने जो रिएक्शन देखी हम लोगों ने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया, इस बार हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को बना रहे हैं। कुछ भी नया नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही रिएक्शन है, उल्टी लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब अपन लोग चलने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ देखने, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो तो तुम्हें थंबनेल से ही पता चल गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। जो हमने जो सबसे ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ 2 जगह देखा है। पहला तो यूज़ यही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जो प्लास्टर नहीं हाथ पे कराते हैं उसे प्लास्टर ही बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब किसी के अगर हुआ हो या किसी ने होता हुआ देखा हो तो उसे पता होगा कि वो क्या करते हैं कि जैसे कि वो पट्टी होती है ना जो ऊपर चढ़ाई जाती है, वो पहले से ही हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर में पूरी सी डूबी हुई होती है, उसमें पाउडर जैसा लगा होता है पूरा, ठीक है। और फिर वो हमारे हैंड के ऊपर चढ़ाते हैं और उसमें से पानी लगाते जाते हैं, वाटर के साथ लगाते हुए चढ़ाते हैं। वाटर जैसे ही लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बनता जाता है और वो वहीं पे बनता चला जाता है, और लगभग 5 मिनट बाद वो पूरा वाटर सूख जाता है और फिर वो पूरा जिप्सम बन जाता है। जिप्सम बन जाने के बाद वो बिल्कुल हार्ड रॉक बन जाता है और फिर वहीं पे वो सेटल हो जाता है। पर अगर तुम इसके यूज़ की जाओगे कि हम लोग इसकी सेटिंग मतलब कि इसे यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन पे मतलब कि फिक्स करने के लिए, ठीक है। ये इसका मेन यूज़ है। दूसरा यूज़ कौन सा है वो भी देखेंगे, जो मेन यूज़ है वो भी देखेंगे। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीफ ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड, चौक, जो भी हमारा चौक वगैरह आता है वो भी इसी से बनता है। कास्ट ऑफ स्टेचूज, क्या होता है ना कि ये जो बड़े बड़े स्टेचूज तुमने देखे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का स्टेचूज तिराहे चौराहे पे लगे रहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के लगे रहते हैं, तो ये सारे कैसे बनाए जाते हैं, इनकी पहले से ना एक कास्ट मोल्ड जिसे बोलते हैं, सांचा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद उसी में इससे बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो इसका ये यूज़ हो गया। अब तीसरा यूज़ इसका देखते हैं, तीसरा यूज़ कौन सा होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफ मटेरियल। ये जो होता है ना हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फायर प्रूफ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। अब जो लास्ट यूज़ है वो भी मतलब काफ़ी मेनली यूज़ है, वो काफ़ी नॉर्मली हर जगह तुम्हें दिख जाएगा। वो क्या है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिकॉज बिफोर पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स। क्या होता है ना कि हम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि पुट्टी बोलते हैं, जैसे जेके वॉल पुट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, वो वही होता है। पुट्टी तो वही बोल रहा है कि जो हमारी सरफेसेस होती हैं उन्हें स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। इन सब यूजेस को रीड कर लेना, देख लेना क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने मतलब कि अपना ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लिया, इसके यूजेस देख लिए। अब हम आज देखने वाले हैं हमारे आज का लास्ट टॉपिक, मतलब आज का भी लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब ये जो है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने कई जगह पे देखा। इसको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज़ देखा था, सेकंड चैप्टर में तो हमने कई जगह देखा, वॉशिंग सोडा के अंदर देखा, फिर हम लोगों ने काफ़ी जगह देखा। तो आओ देखते हैं क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारे सामने मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड लिख के लाया हूँ। ये हमारे पास है फेरस सल्फेट डॉट मतलब फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है। ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, पेंटाहाइड्रेट है, इसका कलर ब्लू होता है। ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा हमारा Na2CO3.10H2O, इसका नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाइट कलर का ये होता है। ये हमारे पास आज ही हम लोगों ने पढ़ा हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये हमारा जिप्सम है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये सारे ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये वाला जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्लू कलर का होता है, सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। तो ये सारे वो मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। और उनके अंदर अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता है क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये जो लगा हुआ है पीछे 7H2O.5H2O.10H2O.2H2O, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नॉर्मली फेरस सल्फेट का तो फॉर्मूला बस इतना है, FeSO4, ये हमारा फेरस सल्फेट हो गया। लेकिन इसके साथ ये जो .7H2O लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें भी तुम इसके नेम की देख लो, 7 को बोलते हैं हेप्टा, ठीक है, 7 को बोलते हैं हेप्टा, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, तो इसका नेम हो जाता है हेप्टाहाइड्रेट। 5 को बोलते हैं पेंटा, और H2O तो मतलब कि हाइड्रेट है ही, तो पेंटाहाइड्रेट। 10H2O का मतलब होता है डेका, और 10 का मतलब होता है डेका, H2O का मतलब होता है हाइड्रेट, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। इस तरह से इसके नेम्स दिए जाते हैं। रुको मैं इसे थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हें और अच्छे से, जब तुम दोबारा नोट से रिवीजन करने आओगे ना, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा हमारा 7 के ऊपर है हेप्टा, ये रहा हमारा 5 के ऊपर है हमारा पेंटा। वैसे तो तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा, 5 से पेंटा। 10 को बोलते हैं डेका, 2 को बोलते हैं डाई। इस तरह से ये वर्क करता है। और अगर अपन लोग दूसरा कलर ये वाला यूज़ कर लेते हैं, H2O के ऊपर ये हाइड्रेट, ठीक है। इस तरह से इसको नाम दिए जाते हैं, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कंपाउंड ऐसा दिख जाए जिसमें कंपाउंड का फार्मूला लिखा हो और उसके बाद मल्टीप्लाई में H2O वगैरह लगा हो, तो उसे समझ जाना कि वो जो है हमारा वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। ये H2O है, हाइड्रेट, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसके कलर भी मेंशंस हैं, कलर का क्या यूज़ होता है वो अपन लोग आगे देखेंगे। तो समझ में आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन पूरे जो क्रिस्टल्स मतलब H2O में मल्टीप्लाई में जितने भी H2O के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आगे इनके नंबर लिखे होते हैं, तो जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो आगे नंबर बताएंगे, और उसके बाद जो H2O वगैरह होता है उसे हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन वगैरह अगर बोर्ड्स एग्जाम में आ जाती है तो वो क्या होगी, कैसे लिखेंगे, क्या होगी। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के पार्ट बनते हैं उन्हें हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब एक्चुअली मैं कहना कि इस टॉपिक के बारे में हमारे जो 12th क्लास का पहला चैप्टर था, एक सॉलिड स्टेट जिसे बोलते थे, जब हम पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में था सॉलिड स्टेट। लेकिन अभी CBSE वालों ने उस पूरे चैप्टर को ही रिमूव कर दिया है, तो मुझे नहीं पता क्यों रिमूव किया, बट ठीक है, उन लोगों ने उसे रिमूव कर दिया। उसमें हमें इसके बारे में थोड़ा क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता था, तो तुम्हें चीज़ें और भी ज़्यादा 12th क्लास में क्लियर होती। बट अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है।
यही बात सेकंड चीज़ में लिखी हुई है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। सो इट इज़ नॉट फ्री वाटर। तो ये तुम्हें दिखता है कि मल्टीप्लाई में 2H2O 10H2O 7H2O लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई फ्री वाटर नहीं है। ये जो क्रिस्टल बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, ये H2O उसका पार्ट है। इट डज नॉट वेट द क्रिस्टल, इसीलिए इस वाटर के वजह से क्रिस्टल, मतलब कि क्रिस्टल वेट नहीं होता, गीला नहीं होता। जैसे कि वाटर, कोई भी पाउडर है, तुम उसमें थोड़ा पानी मिला दो, वो गीला हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर ना ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और ये गीले नहीं होते हैं। जैसे कि तुम्हें सबसे बेटर एग्जांपल बताऊं, हमारा पोटाश एलम, जो फिटकरी जिसे बोलते हैं, फिटकरी तो सबने देखा है। फिटकरी देखने में तुम्हें बर्फ़ जैसी लगेगी, तुम्हें ऐसा लग भी सकता है कि ये बर्फ़ है, लेकिन तुम उसे छुओगे तो ना तो वो गीली होती है ना वो ठंडी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। आगे क्या है? इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्रिस्टल का शेप भी डिफाइन करता है और क्रिस्टल का कलर भी इसी के वजह से होता है। ठीक है, अब द सॉल्ट विच कंटेंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। बस ये दूसरा नेम है कि ऐसे सॉल्ट जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उन्हें हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। ये दूसरा नाम है, इसमें कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। हाइड्रेटेड सॉल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ही चीज़ है, ऐसे समझ लो। तो अब हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो यहीं पे एनसीईआरटी वालों ने एक एक्टिविटी डाल दी, जो कि मैं बोलूँगा अच्छी एक्टिविटी है, जो हम लोग देखने वाले हैं। अब एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी क्रिस्टल का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिस्टल्स को हीट करके ये देखेंगे कि उनके कलर्स में क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी की इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं 2.15 या 2.15, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। हमारे पास ये बीकर है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इन चीज़ों के तुम्हें नेम पता चल गए होंगे। ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वाटर। इसके अंदर जो कंपाउंड भरा हुआ है वो वाटर है। ठीक है, ये क्या हमारे पास, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। और ये हमारे पास है बर्नर। किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए लैब के अंदर हमें बर्नर की नीड होती है। ठीक है, ये हमारे पास है बर्नर। इस चीज़ को, ये जो नीचे तुम्हें दिख रहा है, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ टोंग, मतलब कि ये चिमटा है, बस ऐसे समझ लो। हमारे घर में वो चिमटा होता है ना, जैसे मम्मी रोटियां पकाती हैं, ये केमिस्ट्री लैब का चिमटा है। अगर हम इसमें, मतलब कि हमें कुछ बर्नर से या हीट वगैरह पे कोई काम है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं पेयर ऑफ टोंग। ठीक है, ये पेयर ऑफ टोंग है। अब जो इस रिएक्शन में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट। और अगर तुम्हें याद हो तो ये ब्लू कलर का ही होता है। ठीक है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या करनी है, सिंपल सी चीज़ है कि हमें इन कॉपर क्रिस्टल्स को हीट करना है बर्नर पे। अभी इसका कलर ब्लू है, तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर ये देखो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखो, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 5 मॉलिक्यूल हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो अपन लोग इसे हीट करेंगे तो हमको पता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि निकल जाते हैं क्रिस्टल से। जब क्रिस्टल से निकल जाएंगे तब हम लोग को देखना है कि इसके कलर में क्या चेंज आया। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग। इससे हम लोग पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करेंगे टेस्ट ट्यूब को और इसे हम लोग बर्नर पे हीट करेंगे। एक्चुअली में ये टेस्ट ट्यूब भी है और ये बॉइलिंग ट्यूब भी। इसे जब हम हीट करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग इसे बॉइलिंग ट्यूब भी बोलते हैं। अब वो तुम्हें जो बोलना है देख लो। ठीक है, अपन लोगों ने एक चीज़ देखो, जब हम लोगों ने इसे हीट किया बर्नर पे तो इसका कलर देखो चेंज हो गया। पहले ये ब्लू कलर का था, अब ये वाइट कलर का हो गया है। ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं, देखो मैंने तुम्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बता दिया। जब भी किसी क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और हम उसे हीट करके उसके सारे वाटर क्रिस्टल्स को हटा देते हैं, फिर जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अभी हम लोगों ने देखा था अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ये सारी चीज़ें ना क्या होती हैं, ये जब सारे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो हम लोग उसे एक शब्द यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं अनहाइड्रस। तो अभी देखो ये ब्लू कलर का था तो हमने इसे हीट किया तो सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया और ये सिर्फ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचा। अनहाइड्रस कॉपर
सल्फेट। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ रिलीज होगी इस वाले टेस्ट ट्यूब से, H2O वेपर्स। ठीक है, क्या होगा ना कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब हम इसे हीट करेंगे तो वो वाटर के वेपर्स बन के यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लेना। इस चीज़ को बोलते हैं अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला सिंपल सा होता है CuSO4। बस वो सारे के सारे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गए। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है तो तुम समझ जाना। ठीक है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना हमारे पास ब्लू कलर से वाइट कलर में, कलर चेंज आ गया, ये वाइट कलर का हो गया। एक सेकंड यार, इसका कलर भी मेंशन करना है, रुको। ये किस कलर का है? वाइट कलर का। कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला तो तुम्हें पता ही है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। ठीक है, ये वाइट कलर का था, इसका कलर चेंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, एनसीईआरटी वालों ने बोला कि इतना कर लो तुम। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लिया तुमने, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना लिया। उसके बाद ना ये जो वाटर है बीकर में, इसके बाद इसमें हमें वाटर ऐड करना है। पहली स्टेप में हमें हीट करना था, दूसरी स्टेप में हमें कलर चेंज ऑब्जर्व किया, कलर चेंज हुआ, तीसरी स्टेप में हमें फिर से इसमें वाटर ऐड करना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि दोबारा कोई कलर चेंज होता है या नहीं होता, क्या होता है। तो हम लोगों ने जब तीसरी स्टेप में वाटर ऐड किया तो देखो ये फिर से ब्लू कलर का हो गया। अगेन ब्लू कलर। अरे यार स्पेलिंग इतनी मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन ब्लू कलर। अगेन ब्लू कलर का मतलब क्या है, ये फिर से हमारा कॉपर सल्फेट 5H2O बन गया, मतलब कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन गया है, जो भी था जो हम लोगों ने पहले लिया था। इस चीज़ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। पहले हम लोगों ने हीट करके इसे अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाया। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाने के बाद हमने इसमें दोबारा वाटर ऐड किया और दोबारा वाटर ऐड करने के बाद ये फिर से ब्लू कलर का बन गया, मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आओ इसकी एक्चुअल रिएक्शन को मतलब कि एक्चुअल रिएक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ठीक है, ये था हमारे पास कॉपर सल्फेट। अपन लोगों ने इसे क्या किया, हीट किया। यहाँ पे कोई टेम्परेचर की लिमिट नहीं होती है, जितना तुम चाहे उतना हीट कर सकते हो। हीट करने के बाद अपने पास क्या मिला, CuSO4 प्लस 5H2O। ये 5H2O मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, कॉपर सल्फेट हमारे पास अलग आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस। दोबारा लिख देता हूँ, आज बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा यार। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हो गया हमारा अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये तो पता ही है CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। मैं इसका नेम नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना, ये बहुत ज़्यादा आया। या फिर इतना लिख देता हूँ, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। मैंने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नहीं लिखा है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लिख दिया, तो समझ जाना इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन भी करी थी इसकी, तो उसे भी फटाफट से देख लेते हैं। क्या करना है, हमारे पास अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को लेना है। मैं यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, CuSO4 लिया था। इसके इनके कलर भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। कलर्स ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है ना तो वो कलर के फॉर्म में पूछेगा तुमसे, फार्मूला या इसके बेसिस पे बहुत रेयर चांस हैं, लेकिन कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये हमारा होता है ब्लू कलर का, क्योंकि पूरी एक्टिविटी कलर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कलर की ही ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है। तो ये CuSO4 है, अपन लोगों ने इसमें H2O डाल दिया, या 5H2O लिख देते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ये हमारा क्या बन जाएगा, CuSO4.5H2O पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख लेना। रिवर्सिबल वाली मैंने लिख दी है, तुम लोग लिखना चाहो लिखना, नहीं लिखना चाहो मत लिखना, वो तुम लोग खुद यहाँ पे बस एक नोट लगा लेना कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। लाओ मैं ही लिख देता हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा।
दिस इज अ रिवर्सिबल की स्पेलिंग मिस्टेक को देख लेना। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब हम लोग जब कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो वो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है, और अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को पानी मतलब वाटर डालते हैं तो फिर से वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाता है। अब यहाँ पे आकर हमारा पूरा चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। पर अभी लेक्चर छोड़ के मत जाना, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम लोग, तुम्हारे ही फ़ायदे की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को यार इग्नोर कर देना, आज ही ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, देखो अब हम एक्चुअली मैं 2 चैप्टर तो मैं पढ़ा चुका हूँ, हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली मैं तो 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बट हमारे 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, और इतना किसी भी इंसान को जज करने के लिए काफ़ी है। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे यकीन है कि तुम मुझसे ही पढ़ने वाले हो, तुम मुझसे मतलब तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम मुझसे ही पढ़ने वाले हो। तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ, जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, हो सकता है कई लोग ये बातें अलग सी स्ट्रेटजी वीडियोस बना के डालते हैं कि लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट 15 डेज, लास्ट 10 डेज, मतलब हर एक दिन को मिल्क करते हैं, लास्ट 5 डेज, लास्ट 1 डे, लास्ट 1 आवर स्ट्रेटजी। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च कर लोगे ना बोर्ड्स के नाम पे तो तुम्हें लास्ट 1 आवर, मैं तो ये सोचता हूँ किसी दिन ये भी डाल दो ना कि लास्ट 1 सेकेंड स्ट्रेटजी। भाई हर चीज़ स्ट्रेटजी से नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, और बच्चों को भी बोल दूँ पढ़ना पड़ता है भाई स्ट्रेटजी से। ठीक है, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रेटजी तुम्हें एक बार बनानी है ना पूरी साल में, कि हर दिन तुम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हो और सिर्फ स्ट्रेटजी बना रहे हो, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं फटाफट से। पहली जो चीज़ है, तुम्हें इन 4 चीज़ों को करना है। अगर तुम ये 4 चीज़ें कर लेते हो ना, तुम्हें किसी ना दूसरे टीचर की ज़रूरत है, ना किसी ऑफलाइन ऑनलाइन पेड बैच, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन 4 चीज़ों को करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है क्या, वॉच लेक्चर, जो कि तुम कर रहे हो। ठीक है, वॉच लेक्चर। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे तुम्हें मिस भी नहीं करना, मतलब तुम, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक नोट्स। मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैं जो पीडीएफ लेके आता हूँ उसमें हैंड रिटेन ही मैं एनोटेशंस रखता हूँ, मैं चाहूँ तो उसे प्रिंट करके कॉपी पेस्ट कर दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी पीपीटीज बन जाएंगी। लेकिन मैं नहीं लाता हूँ, मैं उसे हैंड खुद से जाके लिखता हूँ बैठ के, तब लेके आता हूँ तुम लोगों के लिए। तो पीपीटीज ऑल्दो अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि तुम एक पढ़ने वाले एक अच्छे स्टूडेंट हो तो अपने नोट्स बनाओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि नोट्स ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे नोट्स एकदम वाइट कलर्ड हाइलाइटर वगैरह वो सब कलर्ड पेन यूज़ करके नहीं बनाने हैं। तुम काले पन्ने की कॉपी लो, ब्लैक, वही रफ कॉपी आती है 50 रुपये वाली, वो लो, और अपने किसी एक ब्लैक या ब्लू पेन से नोट्स बनाओ। नोट्स का मतलब क्या है कि तुम्हें पढ़ना है, तुम 1 महीना 2 महीना 6 महीने बाद तुम रिवीजन करने आओगे ना, तुम्हारे नोट्स कहीं म्यूजियम में तो रखे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इतना होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, नोट्स हो गए, पहले काम तुम्हें बहुत मतलब लेक्चर देखना है, दूसरा काम नोट्स बनाना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शीट। ठीक है, मैं तुम्हें हर लेक्चर की एक अलग प्रैक्टिस शीट देता हूँ। ठीक है, अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसे पता होगा, तो प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है। प्लीज़ प्रैक्टिस शीट को एकदम इग्नोर मत कर दो कि ठीक है मैंने लेक्चर देख लिया, हो गया मेरा सब कुछ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। नहीं, प्रैक्टिस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमने एक्चुअली में लेक्चर से कितना सीखा। हमने लेक्चर पढ़ तो लिया, लेकिन जब उस लेक्चर से क्वेश्चन करने वाले हैं तो हम कितने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, ये होता है। और अगर मैं एक स्टूडेंट होता, मैं आज पढ़ रहा होता, तो मैं पता है क्या करता, मैं किस तरह से पढ़ता, प्रैक्टिकली जो तुम्हें बताता हूँ वो क्या करता। मान लो कि आज मैंने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के तुरंत बाद उस लेक्चर के नोट्स बना लिए, लेकिन जो प्रैक्टिस शीट है उसे मैं आज सॉल्व नहीं करूँगा।
जो आज वाली प्रैक्टिस शीट है उसे मैं कल सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट डे सॉल्व करूंगा। और कैसे सॉल्व करूंगा, मान लो अब मैं पढ़ने बैठा, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ब्रेन ना एकदम फ्रेश होता है, थका नहीं होता, टायर्ड नहीं होता है। मान लो कि तुम 3-4 घंटे पहले ही पढ़ चुके हो और उसके बाद तुम पढ़ते हो तो हमारे ब्रेन की एनर्जी कम हो जाती है। ये चीज़ तो नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, सब इंसान है, नॉर्मल है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे, जब तुम साइंस पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम सबसे पहले मतलब कि आज वाली जो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो तुम प्रैक्टिस शीट उठाओगे, मतलब कल वाली, लास्ट डे वाली, और उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो पहले। इससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो तुम्हारा लास्ट डे वाला लेक्चर का रिवीजन होगा प्रैक्टिस शीट से, ठीक है। और तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कल पढ़ा था तो एक दिन में मेरे दिमाग ने कितना याद रख पाया, कितना याद नहीं रख पाया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी कि अगर तुम किसी क्वेश्चन पे अटकते हो, मान लो कि प्रैक्टिस शीट में हो सकता है अटक जाओ, कोई ऐसी बात तो नहीं, तुम भगवान तो होने की एक ही बार में तुम सारे एकदम सुपर नेचुरल सुपर यूरो तो होने की एक ही बार में तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाती है, अटकोगे कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो फिर जाके तुम नोट्स से, जो तुमने अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स से जाके देखो कि हाँ तुमने क्या गड़बड़ किया। ऑल्दो मैं प्रैक्टिस शीट में सॉल्यूशंस देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि अगर तुम जिस भी क्वेश्चन में अटक रहे हो उससे रिलेटेड टॉपिक को अपने नोट्स से जाके एक बार दोबारा रिवीजन कर लो। अब प्रैक्टिस शीट्स को ना तुम्हें सॉल्व करने में मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा से 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए, इतना ही लगना चाहिए। उसमें टिक द करेक्ट हैं, असर्शन रीजंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, लास्ट में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करने में 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए। तुमने शुरुआत के 30-40 मिनट्स अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ली, बना के रख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं, और आज जो तुमने लेक्चर देखा उसकी प्रैक्टिस शीट अगले दिन तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करनी है। और तुम्हें इसी तरह से साइकिल बना लेनी है कि जो आज लेक्चर तुम देख रहे हो उसकी प्रैक्टिस शीट अगले दिन सॉल्व करोगे, और अगले दिन जो लेक्चर देखोगे उसकी प्रैक्टिस शीट उसके अगले दिन सॉल्व करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से प्रैक्टिकली जो तुम्हें 3 चीज़ें लेके चलनी है। और एक और बात, कई बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया कोई बुक कौन सी खरीदें, कौन सी बुक खरीदें, रेफरेंस बुक खरीद लें, हेल्प बुक खरीद लें, या NCERT से ही काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें किसी भी बुक की कोई नीड नहीं है, ना तुम्हें NCERT की नीड है। क्योंकि NCERT की क्यों नीड नहीं है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी NCERT तुम्हें पढ़ाता हूँ लेक्चर के, मतलब NCERT का एक एक शब्द भी तुमसे मतलब मैं मिस नहीं करता हूँ, कुछ भी लाइन भी अगर अलग बॉक्स में बना के दी गई होती है मैं उसे लेके आता हूँ। तो NCERT तो पूरी मैं कवर कर ही रहा हूँ, NCERT की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, हेल्प बुक, रेफरेंस बुक की तुम्हें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, हर लेक्चर की प्रैक्टिस शीट होती है। अगर मान लो कि इस लेक्चर में देखो, इस चैप्टर में पूरे में 9 लेक्चर्स बने तो तुम्हारे पास 9 प्रैक्टिस शीट आ जाएंगी। और अगर मैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो हर प्रैक्टिस शीट में 10 मल्टीपल चॉइस होते हैं, 9 प्रैक्टिस शीट के अंदर तुम्हारे पास 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये बहुत हैं, 90 मल्टीपल चॉइस किसी भी 10th क्लास की, मतलब 10th क्लास के एक चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा हैं, तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में फालतू के पैसे हो तो तुम उड़ा सकते हो, अगर नहीं है तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि कोई अभी के लिए तो कुछ भी किताब खरीदने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, किसी भी बुक की, ठीक है। तुम्हें बस लेक्चर्स को फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो कि ये तुमने तीनों काम कर लिए, लेकिन अगर चौथी चीज़ नहीं करी तो ये तीनों काम तुम्हारे ऊपर वाले बेकार हैं। दैट इज़ प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि संडे वाले दिन है, रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है, तुम अपने नोट्स उठा के देखोगे, बस एक नज़र मारनी है कि ओके ये रिएक्शंस थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इस तरह से फटाफट से एक नज़र मारते हुए जाना है, जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कोई NCERT की एक्टिविटी वहाँ पर मैंशन है तो उस चीज़ को तुम्हें देखना है, ठीक है। और अगर तुम रिवीजन करने आ रहे हो, मान लो 1 महीने बाद रिवीजन करने आए, प्रैक्टिस शीट उठा लो, प्रैक्टिस शीट दोबारा बना के देख लो कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस भूल गए। इस तरह से करना है। अगर ये तुम्हें 4 चीज़ें कर ली ना, ये 4 चीज़ें, तो मतलब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने तय। मैं देखो मार्क्स के लिए कभी भी कोई लिमिट नहीं लगाता हूँ कि कितने अच्छे मार्क्स होते हैं, कितने बुरे मार्क्स होते हैं। मेरा मानना ये कि अगर एक बच्चा जिसका पोटेंशियल 60 मार्क्स लाने का है और अगर उसने मेहनत करके 80 मार्क्स लेके आया है अपने, तो मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अगर कोई 80 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है, अगर उसने मेहनत करके 95 मार्क्स लेके आया है तो मेरी नज़र में वो अच्छा स्टूडेंट है। मेरी नज़र में मैं कभी
इस लेवल पे स्टूडेंट्स को नहीं देखता हूँ कि जो सिर्फ 90 से अबव वाले हैं वही अच्छे स्टूडेंट हैं, उसके नीचे वाले सब बेकार। नहीं, इट्स अबाउट योर पोटेंशियल। कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जो नॉर्मली 60-70 मार्क्स ले आता था, अगर उसने भी मेहनत करके वो भी 80 से ज़्यादा मार्क्स लेके आया है, तो मेरी नज़र में वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, मैं इस तरह से देखता हूँ। इसीलिए तुमने कभी भी देखा होगा, मैं कभी भी कोई लिमिट नहीं देता हूँ कि 97%, 87%, इतना कभी नहीं देता हूँ। मैं इस तरह से स्टूडेंट्स को देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हो गई बात। ये 4 काम तुम्हें करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बोलूँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है कि देखो, मैं तुमसे, तुम लोग जानते हो, देखो मैं किसी भी लेक्चर में शुरू होते ही नहीं चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ना मैं करता हूँ, ना कभी आगे करूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तुम मुझसे पढ़ने लगे हो। ठीक है, अब अगर तुमने, देखो मैं खुद का कंपेयर कभी यूट्यूब से करता नहीं हूँ। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर तुम लेक्चर्स ढूंढने जाओगे, प्लेलिस्ट ढूंढने जाओगे, तो तुम्हें 4 से 5 साल पुरानी मिलेंगी, पुरानी प्लेलिस्ट मिलेंगी। आज के टाइम पे अगर प्रेजेंट टाइम की 2026 की बात कर लें, तो हर क्रिएटर, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ी एडटेक कंपनी हो, कोई नया क्रिएटर, कोई भी हो, हर इंसान वन शॉट बना रहा है। हर इंसान वन शॉट। तुम जिसके भी चैनल पर जाओगे तुम्हें वन शॉट मिलेगा, हर चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी लेक्चर्स नहीं बना रहा है। तो मैं अपना खुद का कंपेयर यूट्यूब से तो करता ही नहीं हूँ। अगर तुम कहीं किसी ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो, किसी स्कूल में तुम्हारे टीचर्स होंगे, स्कूल्स में पढ़ते हो, या फिर तुम ऑनलाइन ही तुमने किसी का बैच ले रखा है, मैं तुमसे कहूँगा कि मेरे कंटेंट का कंपैरिजन ना तुम उनसे करो। देखो कि उनका ज़्यादा बेटर है या जो मैंने पढ़ा है वो ज़्यादा बेटर है, या तुम्हें कभी अंदर से ऐसी फील आई हो कि आज तक तुम, ऐसा तो ये भी नहीं है कि आज, मतलब तुमने आज पहली बार ही सिर्फ मुझसे पढ़ाई करी है, मुझसे पहले भी कई टीचर से पढ़ाई करी होगी। तो चेक करो कि क्या मैंने तुम्हें वो सिखा पाया जो तुमने अभी तक पिछले टीचर्स ने तुम्हें नहीं सिखा पाया। मैंने तुम्हें कुछ नया सिखा पाया, तुम्हें वो फीलिंग्स दिला पाई कि हाँ भैया, पहले साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से आपसे पढ़ना शुरू किया मुझे समझ में आने लगी है। अगर ये फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ गई है, मेरा काम डन है, मेरा हो गया है भाई। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं जो काम करने आया था मेरा हो गया है, मैं यही करने आया था। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने की, वही मेरा काम है, वही मैं करने आया हूँ। ठीक है, अब तुमसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखो, इस लेक्चर को ना एक इंसान को शेयर करो। शेयर करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके किसी को लिंक शेयर कर दो अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, सबको नहीं। हर इंसान की लाइफ में, कितना भी बड़ा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो, एक बेस्ट फ्रेंड होता है। और वो बेस्ट फ्रेंड ना ऐसा होता है कि तुम्हारी हर अच्छी बुरी हर बात मानता है। अगर तुम उसे कोई वेब सीरीज़ रिकमेंड कर दोगे, चाहे कितनी भी बुरी वेब सीरीज़ हो, वो उसे देख लेगा। कोई मूवी रिकमेंड कर दोगे, वो उसे देख लेगा। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड को ही तुम्हें सिर्फ रेकमेंड करना है, उसे नहीं उसका फ़ोन लेके सब्सक्राइब मत कर देना, ऐसी हरकत मत करना। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे बताना है कि ये भैया हैं, ये हमारे क्लास के साइंस पढ़ाते हैं, एक बार वो पढ़ के देख ले मुझसे, बस एक बार। अगर उसे खुद समझ में आती हैं चीज़ें तो वो मुझे कंटिन्यू करेगा, नहीं समझ में आती हैं तो नहीं करेगा, ये उसकी टोटल चॉइस है। बस तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं कहता, तुम जानते हो मैं नहीं कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नया चैनल है और यूट्यूब नए चैनल्स को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी हेल्प लगेगी, तुम्हारी हेल्प के बिना ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपना 100% एफर्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसा समझ लो। मैं अपनी लाइफ में किस फेज़ से गुजर रहा हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, और ना मैं तुम्हें यहाँ पे अपना दुख बांटने बैठा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में पहले से ही बहुत दुख है, मैं जानता हूँ। आज के ज़माने में 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, फिर स्कूल में भी नहीं समझ में आ रहा, ट्यूशन में भी नहीं समझ में आ रहा, तो खुद के समझने के लिए फिर यूट्यूब से अलग क्लासेस लो। तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कलेश पहले से ही जानता हूँ बहुत है, तो मैं तुम्हें अपने दुख बताकर और भी ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता। वो मेरी लाइफ में मैं खुद हैंडल कर लूँगा। बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी एक फ्रेंड को रिकमेंड कर देना बस। आज का लेक्चर मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, लास्ट लेक्चर है तो हो जाने दो।